मैं संविधान हूँ, संविधान आजाद भारत का, भारत दैट इज इंडिया, यानी राज्यों के संग भारत गणराज्य का। मैंने आज अपने जीवन के 60 साल पूरे किए हैं। एक व्यक्ति के जीवन में 60 साल भले ही लंबा वक्त होता है, लेकिन एक राष्ट्र के इतिहास में ये वक्त एक लम्हे की तरह होता है। ये लम्हा मेरे साये में गुजरा है। इस बीच कई पीढ़ियां गुजर गईं। आजादी के परवानों ने मुझे आकार दिया, तो देश के नवनिर्माण में लगे सिपाहियों ने मुझे पाला पोसा और मुझे विस्तार दिया। हम भारत के लोग मेरी ताकत हैं। किसी संविधान सभा की बंद चार दीवारी में मेरा जन्म नहीं हुआ था। मैंने अपना रूप, आकार और अपनी ताकत कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से सौराष्ट्र तक आवाम की इच्छाओं, आकांक्षाओं से हासिल किया था। लोग बताते हैं कि मेरा जन्म 26 जनवरी 1950 को तब हुआ था जब हम भारत के लोगों के सपनों के भारत को कलमबद्ध कर अधिनियमित किया गया। From this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic, and the Union and its component parts, the states, shall exercise all powers and functions of government and administration in accordance with the provisions of the said Constitution. सन 1922 का वो वक्त जब भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं अपने हाथों गढ़ने की दिशा की ओर निर्णायक तौर पर बढ़ने के संकेत दे रहे थे। उसी वक्त एक नंगे फकीर ने साफ कर दिया था कि स्वराज्य ब्रिटिश पार्लियामेंट की भिक्षा नहीं होगी। यह भारत की स्वयं की गई घोषणा होगी। यह भारत के लोगों की इच्छा की घोषणा का विनम्र अनुमोदन होगा। जैसे हर सभ्यता की कहानी नदी किनारे आकार लेती है, वैसे मेरा सफर भी दरिया रावी के तट से 1929 में तब शुरू हुआ था जब आजादी के एक मनचले ने देश के नाम स्वराज्य का संकल्प लिया था। सन 1935 में जब अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम की घोषणा की थी, उसी वक्त भारत के भावी प्रधानमंत्री ने हुंकार भर कहा था, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित हो। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पिछले 60 साल से ज़्यादा वो अक्षुण्ण रहा है, चलता रहा है, और जो देश के सामने बहुत सारी समस्याएं आई, बाह्य आक्रमण की, आंतरिक डिस्टर्बेंसेस की, उन सबको संविधान के अंतर्गत बगैर संविधान को ताक पर रखे हुए उनको सुलझाया गया। देश के आजाद होने से पहले मुझे अस्तित्व में लाने की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मैं आजादी की लड़ाई के दौरान ही रूप आकार ग्रहण करने लगा था। भारतीय गणतंत्र का संविधान राजनीतिक क्रांति का ही नहीं, बल्कि आजादी के सतत संघर्ष का परिणाम था। हम इस कारण से इस संविधान को तैयार कर पाए क्योंकि इसके पहले 100 साल का संघर्ष रहा था। 100 साल का नहीं, कोई 75 साल का संघर्ष रहा था, जिसमें कि हम अपनी राष्ट्रीयता के जो सिद्धांत हैं और जो पहचान है उसको, उसकी पूरी जानकारी हमने ली कि जो भी जात के हो आप, जो भी धर्म के हो आप, नास्तिक हो या नहीं, यदि आप अपने को हिंदुस्तानी समझते हो तब आप हिंदुस्तानी हो। मेरा स्वरूप पिछले 2 शताब्दियों से एक बात में भिन्न था कि अन्य दस्तावेज साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा लादी गई थीं, लेकिन गणतंत्र का संविधान
लोगों ने प्रभुता संपन्न संविधान सभा में समवेत अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं बनाया था। मुझे कुछ लाभ और भी थे। मसलन दुनिया के पहले लिखित संविधान को बने हुए 100 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लिहाजा अनुभवों का अच्छा खजाना मेरे निर्माताओं के पास था। बहरहाल 9 दिसंबर 1946 से मेरे निर्माण की शुरुआत हुई और तकरीबन 2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मशक्कत और लंबे विचार विमर्श के बाद 284 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के उपरांत मैं अस्तित्व में आया। मेरे निर्माण में उस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम लिखित अलिखित संविधानों के अनुभव काम में आए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड और जर्मनी जैसे देशों की लिखित और अलिखित संविधानों को खंगाल कर मेरे निर्माताओं ने मुझे रूप दिया। कुछ आलोचकों ने इसे पैबंद कहा। मैंने कहा, अगर पैबंद है भी तो खूबसूरत है। तो ये कहेंगे कि ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच था कि आपके हिंदुस्तान ने एक तरह से अपने को इंसुलेट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, क्योंकि हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसमें एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव था, इंटरनेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव था फ्रीडम स्ट्रगल में। तो उसको देखते हुए अगर आपने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें और कॉन्स्टिट्यूशंस की अच्छे जो पहलू हैं उनको लिया, तो वो तो एक वो अपने, मैं समझती हूँ अपने हिसाब से वो तो अच्छी चीज़ थी। अपने आलोचकों को ये जवाब देने में मेरे 60 साल की यात्रा अनुभव का बड़ा भारी योगदान रहा। दरअसल इतिहास के जिस संधि काल में मेरा जन्म हुआ, उस दौरान कई देशों ने स्वतंत्रता पाई थी। इन तमाम देशों में संविधान की मर्यादाएं वक्त बेवक्त खंडित होती रहीं, जबकि मैं अपनी नागरिकों की इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप रोज नित नए मुकाम पर खड़ा होता गया। मेरी प्रस्तावना ही मेरा दर्शन है। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करते हैं, यानी कि एक स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न राज्य जिसकी संप्रभुता की ताकत उसके लोगों में निहित है। लोग जिनसे मिलकर गणराज्य बनता है, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति है और इस देश का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति हो सकता है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, वो जनता के लिए है। हर एक को काम मिलना चाहिए, हर एक को विद्या मिलना चाहिए, हर एक को अपना उसका स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, और लेडीज़ के लिए वेटरन रिलीफ वगैरह रहना चाहिए। वो लोगों को प्रसूति का टाइम में वो लोगों को ध्यान करने का, और बच्चों को काम पे लेना करना ऐसा निषेध करना है। कई चीज़ लिखा हुआ है, और अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है। तो लेकिन ये सब चीज़ लिखने के बावजूद भी वो अमल में पीछे रह गया था। 42वें संविधान संशोधन के जरिए समाजवाद और पंथ निरपेक्षता के आदर्श को जोड़कर इस लोकतांत्रात्मक गणराज्य के आधार को और भी विस्तृत किया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने जैसे आदर्श को मुकाम तक पहुंचाने और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को आधार प्रदान करने के लिए मुझ में मूल अधिकार और नीति निर्देशक जैसे तत्व शामिल किए गए। मेरा जन्म तो हो गया था, लेकिन एक राष्ट्र भारत के निर्माण की प्रक्रिया अभी शेष थी। लिहाजा गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पहले देशी रियासतों का भारत संघ में विलय और बाद में 50 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुई राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया। गोवा,
मणिपुर, पौंडीचेरी जैसे राज्यों के भारत संघ में विलय ने देश के मानचित्र में भारी बदलाव किए। ये प्रक्रिया हाल तक झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद भी खत्म नहीं हुई है। अब भी देश में तेलंगाना और हरित प्रदेश और गोरखालैंड जैसी मांगे बरकरार हैं। पंजाब जब इतना बड़ा था तो मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ पंजाब का बंटवारा हुआ, क्योंकि पंजाब के बंटवारे से हिमाचल जो कि एक बैकवर्ड एरिया था, वो बहुत ही बैकवर्ड था, वो आज इतनी प्रोग्रेस कर गया है। वो सिर्फ इसलिए कि एक छोटा है और हिमाचल के लोगों को, अपने लोगों को जो वहाँ रहते हैं, मौका मिला है खर्चने का। भाई भाई का फीलिंग आम जनता में, इसको प्रमोट करना है, इसको बढ़ाना है और एकता के वास्ते कोशिश का प्रयास करना चाहिए। कोई बोलेगा मेरे को बोडोलैंड दो, कोई बोलेगा हरित प्रदेश होना, कोई बोलेगा मेरे को क्या बोलते मेरे को गोरखालैंड चाहिए, बुंदेलखंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तेलंगाना चाहिए, विदर्भ चाहिए। तो क्या हो रहा है देश में? अपना एक देश है या टुकड़ा टुकड़ा कर करके अपना भेदों के ऊपर अपन चलेंगे? तो ये एक चीज़ हर एक व्यक्ति को सोचने वाली बात है।